तो बात करते हैं, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समानांतर हमें एक रेखा का समीकरण निकालना है। अब बच्चों एक बिंदु ले लेते हैं अपन, यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। हमारे पास में 3D में अर्थात अंतरिक्ष में अपन एक बिंदु लेते हैं ए, कोई बिंदु हमने लिया ए, और उस बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा निकालनी है। और वो रेखा क्या होनी चाहिए कि ये रेखा इसके साथ ही अर्थात इसके ऊपर ही इस रेखा ए बिंदु, जैसे हमने लिया ये ए बिंदु, तो ये रेखा इसी रेखा के परपेंडिकुलर चले। इसके लिए हमें उसको एक कंडीशन देनी पड़ेगी ताकि ये रेखा आगे पीछे ऊपर नीचे ही बिंदु ना जाए। इसके लिए हमने इसके एक समानांतर सदिश ले लिया, अर्थात जो बिंदु होगा पी अपन लेते हैं, जिसके निर्देशांक अपन लेंगे एक्स वाई चर, एक्स वाई जेड, जो स्वेच्छ चर बिंदु होगा। जो बिंदु को यहाँ पे इसको आगे पीछे करेंगे तो एक रेखा का निर्माण होगा, और वो रेखा यहाँ बिंदु ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना जाए। इसके लिए इसको हमने एक शर्त में रखा, एक कंडीशन में रखा कि ये बी वेक्टर के समानांतर है। तब हमें यहाँ पे इस रेखा का एपी रेखा अर्थात ये जो एल लंबाई का रेखा है, इसका हमें समीकरण प्राप्त करना है। और ये समीकरण दो रूप में आएगा, एक सदिश रूप में और दूसरा कार्तीय रूप में। दोनों के बारे में अपन बात करते हैं, देखिएगा। देखो बच्चों, ये बिंदु ए से होकर जाने वाली एक रेखा का हमें समीकरण निकालना है, और हमने एक बिंदु और लिया पी, ये लिया हमने स्वेच्छ बिंदु, अर्थात इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो है एक्स वाई जेड, और ये बिंदु ऐसे गति करेगा इधर उधर, और जो गति करेगा तब हमें एक रेखा प्राप्त होगी अर्थात रेखा पथ प्राप्त होगा। उसी का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। और ये बिंदु आगे पीछे ऊपर नीचे ना जाए, इसलिए इसके लिए हमने कंडीशन रखी है कि ये जो पथ होगा ये बी वेक्टर के समानांतर होगा। और बच्चों ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम ले लेते हैं x1 y1 z1, और ए बिंदु के ये निर्देशांक होंगे अपने x1 y1 z1। अब ध्यान दीजिए, इसको सदिश स्थिति सदिश के रूप में लिखते हैं, इसलिए ओ ए स्थिति सदिश उसको हमने ए वेक्टर से जाना, और वो होगा उसका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ऐसे ही हमने P बिंदु के निर्देशांक लिए x y z अर्थात OR स्थिति सदिश, अर्थात इसको R स्थिति सदिश के नाम से जानते हैं, और उसके निर्देशांक होंगे x i कैप प्लस, इसको इस वेक्टर रूप में लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब देखिएगा, ये बिंदु किसके है, जो बिंदु पथ बन रहा है वो बिंदु पथ कहां से बनेगा, इस एल रेखा पर चलेगा, अर्थात ए और पी के बीच में ये बिंदु घूमेगा। पी कहां से, यहां से इधर उधर घूमेगा, और वो कहां किसके समानांतर है, इस बी वेक्टर के समानांतर है। और ये हम जानते हैं कि मानो ए वेक्टर है अपना, ए है, ये है ए वेक्टर, और एक है ये मान लो बी वेक्टर, ये दोनों संरेख है या समानांतर है, तब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अर्थात क्या है, इसका परिमाण मान लो इसका परिमाण कुछ है, इसका परिमाण कुछ है, इसको बराबर करने के लिए इसके परिमाण में तो अंतर है, दिशा तो दोनों की, इसकी भी दिशा ऊपर है, इसकी भी दिशा ऊपर है, अर्थात ये हम पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होता है। तो यहाँ से अपन बात करेंगे कि बी वेक्टर है वो ए पी रेखा के समानांतर है, अर्थात अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि ए पी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, एपी वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। या अपन इसको लिख सकते हैं, इस रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिखना चाहें तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अब हमें ए पी वेक्टर निकालना है, और ए पी वेक्टर के लिए हम सदिश योगफल पढ़ चुके हैं, उसका त्रिभुज नियम है। तो त्रिभुज ओ ए पी से हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, और ये तो इसकी डायरेक्शन इधर है, अर्थात यहाँ पे अपन योगफल नियम लगा देते हैं, सदिशों का योगफल नियम। तो देखिएगा, सदिश योगफल का त्रिभुज नियम, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं,
उसकी सहायता से अपन ए पी वेक्टर निकाल लेंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए त्रिभुज नियम लगाते हैं तो कहाँ से, ये देखो बच्चों, ए वेक्टर ए पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर के बराबर होगा। इसलिए ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ से हमें ए पी वेक्टर चाहिए तो ए पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, और ए पी वेक्टर का मान जो हमने यहाँ पैरेलल किया था कि ए पी वेक्टर पैरेलल है लैम्डा बी वेक्टर के, यहाँ पे रख देते हैं। इसलिए इस ए पी की जगह रख देते हैं लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बच्चों हमें आर वेक्टर का मान निकालना है तो आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास इसको इधर ले आएंगे तो लैम्डा, या इसको ऐसे लिख देंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और बच्चों यही है उस रेखा का सदिश रूप, अर्थात सदिश समीकरण। रेखा का सदिश समीकरण वो है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये तो हमने सदिश रूप में प्राप्त कर दिया, वेक्टर फॉर्म में प्राप्त कर लिया। अब हम इसको कार्तीय रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसको कार्तीय रूप में प्राप्त करने के लिए सदिश रूप से सदिश रेखा का सदिश से कार्तीय रूप में रूपांतरण। तो देखिए बच्चों, अपने पास में ए बिंदु के निर्देशांक हमने लिए हैं x1, y1, z1, और P बिंदु लिया, वो अपने स्वेच्छ बिंदु लिया, अर्थात P बिंदु के निर्देशांक हमने लिए थे x, y, z। ऐसे ही B वेक्टर जो लिया था हमने, B वेक्टर वो क्या था, रेखा के समानांतर है और उसका सदिश फॉर्म है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अर्थात ए बी सी डी का अनुपात है और रेखा का जो रेखा प्राप्त होगी उसके ये रेखा समानांतर है, बी वेक्टर उसके समानांतर है। अब बच्चे देखिए हम सदिश रूप प्राप्त कर चुके हैं, रेखा का सदिश समीकरण वो हमने प्राप्त किया था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यह भी हमने प्राप्त किया है। और आर वेक्टर का मान यहाँ से निकल जाएगा, आर वेक्टर है पी बिंदु के निर्देशांक वो हमने लिए हैं x1 x y z। तो यहाँ पे उसका ओपी स्थिति सदिश वो हमने आर वेक्टर लिया था, तो यहाँ पे तो लिख देंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू बिंदु ए के निर्देशांक हमने लिए x1 y1 z1, इसलिए यहाँ पे जो सदिश प्राप्त होगा ए वेक्टर प्राप्त होगा, अर्थात ओ ए स्थिति सदिश वो यहाँ से x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, देखिएगा, इसलिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस ये लैम्डा, और बी वेक्टर हमने लिया है यहाँ से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जो कि समानांतर सदिश है, तो उसका मान यहाँ लिख देते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, देखिएगा कॉन्सेप्ट को यहीं क्लियर कर लीजिए। अब देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, योग कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा तो यहाँ से अपन x1 प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस ऐसे ही देखिए y1 प्लस यहाँ से लैम्डा बी ये हो जाएगा जे कैप, और ऐसे ही के घटक देख लेते हैं, अर्थात z1 प्लस लैम्डा सी ये हो जाएगा अपना के कैप। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में घटकों की तुलना कर लेते हैं। दोनों पक्षों से
आई जे के घटकों की तुलना से कंपेयर कर लेते हैं अपन। अर्थात यहां से देखिए x इक्वल टू, और यहां पे क्या होगा, x1 प्लस लैम्डा ए, x1 प्लस लैम्डा ए। ऐसे यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y1 प्लस लैम्डा बी, और z इक्वल टू यहाँ से z1 प्लस लैम्डा सी। ये हमने प्राप्त कर लिया कंपेयर करके। हमें लैम्डा का मान रिमूव करना है, लैम्डा को यहाँ से हटाना है। अर्थात सर या इसको देते हैं अपन समीकरण 1, या इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। तो समीकरण 1 से देखो, यहाँ से हमें लैम्डा मिलेगा, तो लैम्डा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए। ऐसे ही समीकरण 2 से देखिएगा, समीकरण 2 से लैम्डा निकालते हैं, इसलिए लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी। ऐसे ही देखिएगा समीकरण 3 से हमें प्राप्त होगा लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये समीकरण 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब देखो समीकरण 4, 5, 6 में लैम्डा का मान है यहाँ पे, अर्थात लेफ्ट साइड लैम्डा है, राइट साइड में ये मान है, अर्थात लैम्डा इक्वल टू, ये लैम्डा बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 4, 5, 6 से समीकरण 4, 5 व 6 से x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और यही हमारा रेखा का कार्तीय रूप है। ये अंतरिक्ष में जो रेखा है, रेखा का कार्तीय रूप है। तो बच्चों एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का हमने सदिश समीकरण देखा, वो सदिश समीकरण देखा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये तो उसका सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन। और दूसरा हमने कार्तीय रूप में देखा x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये है उसका कार्तीय रूप, कार्तीय समीकरण। तो क्वेश्चन में हमें देगा, अगर हमें बोलेगा कि हमें सदिश रूप में रेखा का समीकरण चाहिए तो हमें इसके हिसाब से निकालना है, और कार्तीय रूप में समीकरण पूछेगा तो हमें इसके हिसाब से निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। ए बी सी है उसके दिक् अनुपात, ये दिक् अनुपात हैं। और दिक् अनुपात किसके हैं, जो रेखा है उसके समानांतर हमने बी वेक्टर लिया था उसके दिक् अनुपात हैं। अर्थात बी वेक्टर जो लिया था हमने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इस रेखा के दिक् अनुपात ये हैं। अगर दिक् अनुपात दें तो वो दिक् अनुपात से हमें रेखा, ये समीकरण सदिश रूप में बी वेक्टर ले लेंगे, और बी वेक्टर दें तो हमें उसका दिक् अनुपात निकाल लेंगे। अर्थात वो रेखा जो प्राप्त होगी, ये रेखा वो किसके समानांतर है, इसके समानांतर है। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं, इसको उदाहरण से देखिएगा। बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समानांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण दोनों पूछा है। बता, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ये दोनों चीज हमें पूछी है, दोनों के बारे में हमें पता करना है। देखिएगा, तो पहली चीज तो अपन इसको डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार और अच्छी तरह से। ये मान लेते हैं अपने y एक्स है, ये x एक्स है और ये z एक्स है। कोई बिंदु दे रखा है, मान लो वो बिंदु हमारे पास में a बिंदु है, वो बिंदु हमें दिए हुए हैं, उसके निर्देशांक 5, 2, -4। तो इस बिंदु से जाने वाली, हमने माना कि ये बिंदु है, ये a बिंदु है, इस बिंदु से एक जाने वाली रेखा ये खींच दी हमने, ये इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा ले ली। और एक बिंदु अपने लिया, हमने लिया श्वेत सरल लिया, वो p बिंदु लिया जिसके निर्देशांक है x, y, z।
और इसके एक समानांतर यहाँ दे रखा है सदिश 3i + 2j - 8k के समानांतर। वो समानांतर ये है, ये बिंदु P ले लिया हमने, इसका स्थिति सदिश मिलाया, ये OA स्थिति सदिश हो गया। ऐसे इसको मिलाया तो ये हमारा OP स्थिति सदिश, जिसको हमने R वेक्टर नाम दिया और इसको हमने A वेक्टर नाम दिया। और इसके समानांतर बोल रहा है कि सदिश 3i + 2j - 8k, अर्थात इस रेखा के जो है इसके समानांतर मान लेते हैं कि ये इसके एक समानांतर सदिश है B वेक्टर। ये समानांतर है, ये लिया हमने B वेक्टर, और जिसका मान दिया हुआ है यहाँ से 3i + 2j - 8k। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। हमें पता करना है कि जो A और P, ये A बिंदु है, ये P बिंदु है, ये P यहाँ से इधर उधर इस रेखा के पे पथ बनाएगा, उसका हमें समीकरण निकालना है। और उसका समीकरण होता है R वेक्टर = A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। ये हम जानते हैं, अभी निकाला है। तो इसलिए R वेक्टर का मान, ये इसके निर्देशांक के कार्तीय रूप में है, तो इसका R स्थिति सदिश वो होगा यहाँ से xi + yj + zk = A वेक्टर। और A वेक्टर के यहाँ से OA स्थिति सदिश 5i + 2j - 4k, तो यहाँ से लिख देते हैं 5i + 2j - 4k। ये बिंदु दे रखा है, तो ये हमने A वेक्टर निकाल लिया। ऐसे ही प्लस लैम्डा B वेक्टर, और B वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ लिख देते हैं 3i + 2j - 8k। तो देखिएगा, इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो देखिएगा इसको अपन सोल्व कर लेंगे तो 5 + 3 लैम्डा i, यहाँ से प्लस 2 लैम्डा j, प्लस यहाँ पे देखो बच्चों प्लस -4, और यहाँ पे प्राप्त होगा -8 लैम्डा k। और ये किसके बराबर है? xi + yj + zk। तो ये तो है उसका रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। अब दूसरी बात और पूछी है हमने कि रेखा का कार्तीय समीकरण भी पूछा है। देखिए बच्चों यहाँ पे कि रेखा का सदिश समीकरण वो हमने निकाल लिया, तथा कार्तीय समीकरण भी हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, अपन कार्तीय समीकरण भी निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं अपन कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण, और कार्तीय समीकरण के लिए यहां से लैम्डा का मान हटाना है, और इसको i, j, k इसको हमें नहीं रखना है, अर्थात ये तो वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो कौन से फॉर्म होगा? कार्टेशियन फॉर्म में होगा। इसलिए यहाँ पे अपन कंपेयर कर लेते हैं। इसका अपन देते हैं समीकरण 1, तो यहाँ से xi + yj + zk = 5 + 3 लैम्डा i + 2 लैम्डा j प्लस -4 -8 लैम्डा k। अपन यहाँ पे घटकों की तुलना कर लेते हैं, तुलना से कंपेयर करते हैं। इसलिए x = यहाँ पे देखो 5 + 3 लैम्डा, यहाँ पे y = और यहाँ पे y j है अपने पास में, यहाँ पे j के साथ में क्या है? y है, और यहाँ पे j के साथ में तो यहाँ लिखेंगे 2 + 2 लैम्डा। ऐसे ही z = यहाँ पे k के साथ में z है, तो यहाँ पे k के साथ में क्या है? -4 -8 लैम्डा। अब देखिए यहाँ से, यहाँ हमें लैम्डा रिमूव करना है, इसलिए यहाँ पे लेते हैं इस वाले समीकरण से। तो लैम्डा = x - 5/3, यहाँ से देखिएगा लैम्डा = y - 2/2, और ऐसे ही इस वाले समीकरण से देखिएगा लैम्डा = z + 4, ये माइनस है तो +4,
यहाँ पे देखो अपने पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमें लैम्डा चाहिए तो ये -8। तो देखिएगा, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं x - 5/3 इज इक्वल टू y - 2/2 इज इक्वल टू z + 4/-8, और ये हमारा कार्तीय है समीकरण। कार्तीय समीकरण है ये, रेखा का कार्तीय समीकरण, और यही हमें पूछा है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी हमने बात कर ली कि एक बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण, और उसके लिए हमने कंडीशन दी थी कि एक वेक्टर बी वेक्टर है, उसके समानांतर है, और उसके समानांतर नहीं होता तो हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। अब की बार कहेगा कि दो बिंदु अर्थात एक बिंदु ए लेंगे और एक बिंदु बी लेंगे, और उन दोनों बिंदुओं के बीच का पथ, रेखा का रेखापथ अर्थात उसका समीकरण निकालना है। तो अब की बार कंडीशन दे रखा है दो बिंदु है, और दो बिंदुओं के बीच में जो सरल रेखा प्राप्त होगी उसका हमें समीकरण प्राप्त करना है, और उसका भी हमें सदिश रूप लेना है और उसका कार्तीय रूप लेना है। दोनों की बातें करते हैं, देखिएगा। तो दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, अब इसकी बात करते हैं, और ये बात अपन कर चुके हैं कि दो बिंदु लेना है। अब की बार हमें स्पेस में एक बिंदु लिया हमने ए और एक बिंदु लिया बी। ए बिंदु के निर्देशांक हम लेते हैं x1, y1, z1, और ऐसे ही बी बिंदु के निर्देशांक हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी x2, y2 और z2, और एक इसमें इस रेखा के ऊपर एक बिंदु P लेते हैं जो क्या है, स्वेच्छ बिंदु होगा, अर्थात उसके जो यह इस रेखा सभी बिंदु को उसको रेखा का संतुष्ट करेगा। उसके लिए निर्देशांक हम लेंगे x, y, z, और बच्चों ये बिंदु होगा वो P यहाँ से इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, रेखा पथ प्राप्त करेगा। उस रेखा का ये हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो बच्चों O से A को मिलाया तो वो हमें जो सदिश प्राप्त होगा, सदिश रूप में वो A वेक्टर होगा, इसी प्रकार ये B वेक्टर होगा, और ये स्थिति सदिश R वेक्टर होगा। तो देखिएगा, अब अपन इसके लिए, अब ये देखो एक रेखा है हमारे पास A B रेखा, इसको बोलते हैं A P रेखा, और एक रेखा मानते हैं A B रेखा, या इसको बोले ए बी सदिश रूप में बोले तो ए बी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है ए पी वेक्टर। अब देखो ये रेखा एक यहाँ से ए से पी तक और एक से पी तक, तो ये दोनों रेखाएं या दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं, या इसको बोल सकते हैं संरेख हैं। तो एक रेखा कौन सी होगी अपनी ए पी रेखा, और दूसरी रेखा कौन सी है, ए बी रेखा। ये दोनों क्या है, संरेख हैं। एक रेखा तो यहाँ से दूसरी रेखा इसके ऊपर जा रही है तो समानांतर ही है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संरेख हैं, समानांतर हैं। अपने एपी वेक्टर और ए बी वेक्टर निकालना है, और उसके लिए सदिश योगफल नियम निकालेंगे, त्रिभुज नियम से निकालेंगे। तो देखिएगा, पहले अपन यहाँ बात करते हैं ए पी ओ से। देखिएगा त्रिभुज ए पी ओ से, और यहाँ पे सदिश योगफल नियम लगाएंगे, और वो देखो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि ए वेक्टर अपने पास में ये है मान लो, और एक वेक्टर ये बी था, तो ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, तो इसका विस्थापन होता है ए सी विस्थापन, और इसका मान ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ये सदिश नियम योगफल नियम पढ़ चुके हैं, तो इसकी सहायता से यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, और इससे सोल्व करने से हमें ए पी वेक्टर और ए बी वेक्टर का मान प्राप्त हो जाएगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, संरेख हैं, और उसके लिए अपन ए वेक्टर मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और एक दूसरा बी वेक्टर है, और ये दोनों क्या है, संरेख हैं। इसके लिए अपन बराबर ये लैम्डा, ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी सहायता का यूज करते हुए फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा अपन इसको सोल्व करते हैं अभी। तो पहले अपन इसके यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसलिए ये देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो अपन लिख सकते हैं इसी वाले त्रिभुज से कि ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। और बच्चों ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, हम लेते हैं इसको ए वेक्टर के बराबर, प्लस ए पी वेक्टर, इसको ऐसे कैसे रखते हैं, और ओ पी वेक्टर हमने आर वेक्टर लिया है। तो यहाँ से तो हमें ए पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्राप्त हो गया।
ऐसे ही अब की बार अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ से त्रिभुज, यहाँ से अपना ए बी लेंगे अब की बार, हमें ए बी वेक्टर चाहिए, अर्थात ओ ए बी त्रिभुज से इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पूरा सदिश हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो अर्थात ओ ए वेक्टर इक्वल टू प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ बी वेक्टर से। तो देखिएगा अपन लिख देते हैं, अब त्रिभुज ए बी ओ से, तो देखो अपन यहां पे अपन त्रिभुज नियम लगाते हैं, सदिश योगफल नियम, सदिशों का योगफल। तो इसकी सहायता से यहां पे लिखते हैं ओ ए वेक्टर, इसलिए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, सदिश योगफल से। अर्थात यहाँ पे देखिए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, और इसका वेक्टर हमने बी वेक्टर लिया है और इसको हमने ए वेक्टर लिया है। इसके निर्देशांक ले रखे हैं, ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 लिए हैं और बी बिंदु के निर्देशांक हमने x2 y2 z2, अर्थात इस सदिश रूप में लिखेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और इसी प्रकार इसको रूप में लिखेंगे ए वेक्टर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इसको भी हम सदिश रूप में लिखेंगे तो x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। देखिएगा तो यहां से इसको तो लिखते हैं ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, और ये लिया था हमने बी वेक्टर, तो यहां से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्राप्त हो गया। इसको दिया हमने समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। अब देखिए ए वेक्टर ए पी वेक्टर व ए बी वेक्टर क्या है, समानांतर हैं, अर्थात संरेख हैं। यूं कह सकते हैं कि ये समानांतर हैं तो संरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं। इसलिए यहाँ से अपन लिखें कि ए पी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वेक्टर, और ए पी वेक्टर का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। ए पी वेक्टर का मान यहाँ से रखते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ लिख देते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पे देखिए बच्चों ये लैम्डा ऐसे के ऐसे, और बी वेक्टर ए बी वेक्टर का मान यहाँ से लिखेंगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको दिया समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में रख दिया तो हमें आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्राप्त हो गया। हमें तो आर वेक्टर चाहिए, इसलिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर होगा, और यही दो बिंदु से गुजरने वाला रेखा का समीकरण है और वो सदिश रूप का फॉर्म है। तो देखिएगा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश रूप का समीकरण, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसकी भी बात करते हैं अपन कार्तीय रूप में। अब इसकी बात करते हैं कार्तीय रूप में। अगर क्वेश्चन में जैसे पहले एक बिंदु से निकला था तो वहां पे हमने प्राप्त किया था, वैसे यहां पे भी अपन प्राप्त करते हैं कार्तीय रूप में। तो देखिए कार्तीय रूप के लिए हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले तो, अर्थात यहाँ देखिए इस सिचुएशन में तो ए वेक्टर प्राप्त होगा x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे ही r वेक्टर प्राप्त होगा x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, और ऐसे ही b वेक्टर हमें प्राप्त होगा x2 i कैप y2 प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और बच्चों उसके लिए हम यहाँ से हम जानते हैं, फिर ये नियम लगा देते हैं। देखिए इसलिए आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही ए वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस
Z1 k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर भी प्राप्त कर लेते हैं, वो बी वेक्टर है x2 i कैप y2 j कैप प्लस Z2 k कैप। देखिएगा, और ये रूप अपन रख देते हैं यहाँ पे सदिश में r बराबर r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a। तो यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो यहाँ पे r वेक्टर का मान रख देते हैं, r वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं, तो ये रख देते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू a वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा। अब देखिए b वेक्टर माइनस a वेक्टर, अर्थात यहाँ से b वेक्टर माइनस a वेक्टर लगा बनाना है, उसके बाद में इस वेक्टर से इसमें घटा करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, यहाँ पे लिख देते हैं y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 k कैप। अब देखिएगा यहाँ से और यहाँ पे भी अब योग कर लेते हैं, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। अब दो वेक्टर का योग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 i कैप, यहाँ से प्लस यहाँ पे देखो ऐसे ही y1 प्लस लैम्डा, ये लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा y2 माइनस y1 j कैप प्लस ऐसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ से करेंगे तो z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z2 माइनस z1 k कैप। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है हमारा r वेक्टर के, अर्थात x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और बच्चों अब इस समीकरण की दोनों पक्षों से i j k के घटकों की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए तुलना करने पर, तुलना किसकी करने है? x घटक के, i घटक की, j घटक की और k घटकों की तुलना कर लेते हैं। तो पहले x घटक के, तो यहाँ पे x है, i घटक की तुलना करेंगे और यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ऐसे ही j घटक की तुलना करेंगे तो यहाँ पे तो लेफ्ट साइड में y और राइट साइड में देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1। ऐसे ही अपन k घटक की तुलना करते हैं तो z इक्वल टू यहाँ पे भी तुलना कर लेते हैं, तो z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से लैम्डा का मान निकालते हैं, इसलिए लैम्डा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी प्रकार इस समीकरण से भी लैम्डा का मान निकालते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। इसी प्रकार यहाँ से भी देखिएगा लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा लैम्डा बराबर है, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और यही उसका रेखा का दो बिंदु से गुजरेगी उसका कार्तीय समीकरण है। कार्तीय समीकरण।
तो इस प्रकार से हमने दोनों रूप प्राप्त कर लिया। जो रेखा दो बिंदु से गुजरेगी, एक ए बिंदु लिया, दूसरा बी बिंदु लिया, और ए के निर्देशांक माने, बी के निर्देशांक माने, और ऐसे एक बिंदु स्वेच्छ बिंदु लिया, वो पी लिया, उसके निर्देशांक हमने एक्स वाई जेड लिया, और उसका कार्तीय फॉर्म उसका रेखा का इस प्रकार होगा। और दूसरा हमने सदिश रूप में भी देखा, उसका वो निकाल चुके हैं। ये हमें याद होना चाहिए, ये सदिश समीकरण रेखा का, और सदिश समीकरण प्राप्त हुआ था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण है, और ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है। तो ऐसे हमें याद रखना है, और इनको अंतर क्या है ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में नहीं है, और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, इसलिए इसी को हमने सदिश समीकरण दिया। और यहाँ पे एक्स वाई के रूप में, कोऑर्डिनेट के रूप में है, कार्तीय रूप में, इसलिए इसको कार्तीय समीकरण नाम दिया। अब इसके उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, बिंदु -1 0 2 एक बिंदु दे रखा है, इसको अपन मान लेते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं, तो इसको भी समझते हैं अच्छी तरह से। मान लेते हैं ये 3D में, अंतरिक्ष में, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्स है अपनी, ये वाई एक्स है, और ये जेड एक्स है। एक बिंदु लिया ए, और एक बिंदु हमने लिया ये बी, और इसको मिलाया एक रेखा, और एक बिंदु हमने बीच में कोई भी ले लिया, बिंदु P लिया, वो स्वेच्छ बिंदु लिया, अर्थात वो सभी बिंदु पे पथ घूमेगा। यहाँ पर कंडीशन है A से B तक ही घूमेगा। और A बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 0 2। ऐसे ही B बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 3 4 6, और P बिंदु के निर्देशांक अब मानते हैं x y z। तो हमें पहले अब इसको मिलाया ओ ए वेक्टर, तो ये तो ए वेक्टर हो गया। ऐसे यहाँ से मिलाते हैं तो ये बी वेक्टर हो गया, और ऐसे ही अपन इसको मिलाते हैं तो ये आर वेक्टर हो गया। तो देखिएगा, ये बाहर हो अंदर हो, पहले हमने इसको ए बिंदु को इधर लिया था, कोई फर्क नहीं बनता, ये तो समझाने के लिए है आपको, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी दिशा इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो हमने इसको सदिश रूप में लिखते हैं। तो दोनों बात पूछी है, सदिश समीकरण ही पूछा है, यहाँ पे रेखा का सदिश समीकरण ही हमें पूछा है। तो देखिए सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, और वो हम जानते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर होता है। तो पहले तो हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है। तो बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से इसको, ये बिंदु दे रखे हैं 3 4 6, तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ पे दे रखा है बिंदु 3 4 6, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। ऐसे ही ए वेक्टर, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसके हम स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। ओ ए स्थिति सदिश, जिसको हमने ए वेक्टर नाम दिया है, वो लिखेंगे -i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। अब यहाँ से b माइनस ए करते हैं, तो देखिएगा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप माइनस i कैप और प्लस 2 k कैप। ये जीरो है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, देखिएगा। इसलिए 3i और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4i कैप। 4j, यहाँ j नहीं है तो यहाँ पे 4j कैप। 6k और ये माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस, तो ये माइनस 2k हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस 4k ही प्राप्त हो गया। ये हमारे पास में b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्राप्त हो गया। अब ये मान अपन रख देते हैं यहाँ पे, तो देखिए, इसलिए चाहे तो इसको देते हैं समीकरण 1 और इसको देते हैं समीकरण 2, ये इक्वेशन 1 और इसको दिया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से b माइनस ए वेक्टर का मान इक्वेशन 1 में रखने पर देखिए, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर यहाँ से लिख देते हैं माइनस i कैप प्लस 2 k कैप प्लस
यहाँ से लेमडा, ये लेमडा ऐसे के ऐसे, बी माइनस ए वेक्टर उसका मान यहाँ से रख देते हैं, तो 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हमारा सदिश समीकरण प्राप्त हो गया, सदिश समीकरण प्राप्त हो गया। चाहे तो अपन इसको और सोल्व कर सकते हैं, वैसे यहीं पे इसका आंसर है, या अपन इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1 और यहाँ से लिखेंगे अपन तो प्लस 4 लेमडा आई कैप। ऐसे ही प्लस यहाँ पे जे नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 4 लेमडा जे कैप। ऐसे ही यहाँ पे के है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 4 लेमडा के कैप। तो या तो इसको इस रूप में भी अपन लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमारा आंसर है। तो यहाँ पे तो केवल हमें क्या पूछा है कि इसका सदिश समीकरण ही पूछा है, सदिश समीकरण निकालिए, और वो हमने निकाल दिया। तो ऐसे बच्चों अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि ऐसे दो बिंदु से होकर जाने वाला सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि ए वेक्टर होता है ए बिंदु जो निर्देशांक है उसका स्थिति सदिश, ऐसे बी वेक्टर होता है बिंदु जो बी लिया हमने x2 y2 z2 उसका स्थिति सदिश, और आर वेक्टर जो बिंदु p हमने माना है x y z उसका स्थिति सदिश। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। और एक और देखते हैं एग्जाम्पल 8। एक रेखा का कार्तीय समीकरण, अब की बार कार्तीय रूप दे रखा है, इस रेखा का सदिश समीकरण अर्थात कार्तीय रूप से हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको सदिश समीकरण में कन्वर्ट करना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा हमें दे रखा है रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, और वो हमारे पास है x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y माइनस 5/4 इज इक्वल टू z प्लस 6/2। और बच्चों हम जानते हैं यहां से हमें बिंदु चाहिए, एक्स वाई जेड के बिंदु x1 y1 z1 का उस ए बिंदु का निर्देशांक चाहिए, इसलिए हम जो अपना कार्तीय फॉर्म है, जो फॉर्मूला है उसका तुलना करते हैं। हम जानते हैं कि रेखा का कार्तीय रूप, रेखा का कार्तीय रूप, ये रूप तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अपन अब लिखेंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे, अर्थात x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हम जानते हैं, इसको दिया समीकरण 1 और इसको दे देते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं, तो हमें x1 y1 z1 का मान मिल जाएगा इससे। समीकरण 1 व 2 की तुलना से, इक्वेशन 1 व समीकरण 2 की तुलना से, तो देखिएगा, इसलिए x1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस के रूप में है तो अपन इसको देखो एक बार ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस और -3/2 है तो 2। अब इसकी तुलना करना आसान हो जाएगा, ये x है, ये माइनस है, तो x1 की जगह क्या है -3, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे -3। ऐसे ही y1 की तुलना कर लेते हैं, तो y1 के रूप में दिखा है y माइनस 5/4, तो यहाँ पे तो y माइनस y1/4, तो यहाँ पे तो सिंपल y है, माइनस है, b है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह y1 की जगह ओनली 5, तो यहाँ पे लिख देंगे y1 की 5। ऐसे ही z1 की तुलना करते हैं, तो z माइनस z1 अपॉन c, तो देखिए यहाँ पे है z प्लस 6, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए z माइनस 6 अपॉन 2, अर्थात z रूप में है, माइनस है, z1 की जगह क्या है -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। तो ऐसे तुलना करने में गलती नहीं करना है, ध्यान से कर लेना। अब हम बात करते हैं कि b वेक्टर, अर्थात b वेक्टर जो हम मानते हैं समानांतर सदिश, वो होता है a1
ए आई कैप प्लस बी जे कैप सदिश रूप में है सी के कैप, ये हम जानते हैं। और ए बी सी दिक् अनुपात है, ए बी सी दिक् अनुपात। अगर दिक् अनुपात अगर दिक् अनुपात दे रखा है तो वो भी उस रेखा के समानांतर है, और सदिश रूप में दे रखा है तो भी उस रेखा के समानांतर है। तो यहाँ पे हमारे पास में दिक् अनुपात देखें, देखो दिक् अनुपात दिए हुए क्वेश्चन में 2 4 2 2 4 2, अर्थात दिक् अनुपात है हमारे पास a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 2। तो इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो b वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखो सदिश रूप में लिख लेते हैं इसको, अर्थात r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये हमने प्राप्त किया था। यहाँ से देखिएगा ये दो सदिशों का था और ये कार्तीय रूप में, ये देखो बच्चों r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब देखिएगा, इसलिए r वेक्टर तो ऐसे कैसे r वेक्टर है जो कि x आई कैप y जे कैप प्लस z के कैप है इक्वल टू a वेक्टर, और a वेक्टर यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राप्त हो गया है, ये बिंदु हमें मिल गए थे, ये वाला x1 y1 z1, तो ये a वेक्टर है। तो यहाँ से अपन a वेक्टर निकालेंगे तो 3, ये यहाँ से -3 आई कैप, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 आई कैप, ऐसे ही 5 जे कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप, 6 के कैप। ये हमने x1 y1 z1 ए बिंदु के निर्देशांक जो मिले थे, ए बिंदु जो हमने माना था वहाँ पे x1 y1 z1, और ये मान हम x1 y1 z1 तुलना करके यहाँ से निकाल चुके हैं x1 y1 z1, और इसका सदिश रूप था a वेक्टर जो वहाँ पे प्राप्त किया था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये a वेक्टर यहाँ पे प्राप्त कर लिया इसकी बिंदु की सहायता से, तो ये हो गया a प्लस लैम्डा b वेक्टर हमने यहाँ से लिख लिया, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिएगा ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया, सदिश समीकरण। चाहे तो अपन इसको और सोल्व कर सकते हैं, इसलिए r वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे देखो -3 और यहाँ से प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 5 और यहाँ पे देखो बच्चों प्लस 4 लैम्डा जे कैप। ऐसे ही यहाँ पे -6 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 लैम्डा जे के कैप। तो ये हम कार्तीय रूप से किस में रूप में प्राप्त कर लिया समीकरण, सदिश रूप में, सदिश रूप में समीकरण। और यही हमें पूछा है वो हमने निकाल लिया। तो बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली आज हमने कि एक बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण, उसका हमने सदिश रूप समीकरण देखा, फिर उसका हमने दूसरा रूप देखा, कौन सा रूप देखा था, दूसरा हमने उसका देखा था कार्तीय समीकरण। सेम उसकी बाद दो बिंदु से होकर जाने वाला समीकरण देखा, उसका भी हमने सदिश समीकरण देखा और उसका भी हमने कार्तीय समीकरण देखा। तो इस प्रकार से हमने आज दो बिंदु से होकर जाने वाले और एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण अर्थात अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम दो रेखाओं के बीच का कोण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।